7,000 सैलरी में 7,000 सैलरी। आपको रहना है, सब कुछ करना है। हाँ। तो घर भी भेजना होता हो। घर भी भेजना होता था उस दौरान। भगवान करे किसी के साथ वो ना आए ऐसा समय। कोटा में अभी किस क्षेत्र में प्लॉट परचेज करने चाहिए या मिल सकते हैं? आज अपन जयपुर की बात करते हैं जहाँ बैठे हैं अपन, तो जेलन मार्ग आज हॉट है। कोटा की बूंदी रोड जो है वो हॉट एरिया बनने वाला है। कभी भी सेल्स नहीं किया हुआ रियल एस्टेट, तो कभी खानदान में किसी ने नहीं किया, ना प्रॉपर्टी खरीदी ना बेची किसी ने भी। मुझे ये पता है कि तू कर लेगा, इतना विश्वास मुझे है। तो बोला यार तू जॉब छोड़ दे। 32,000 रुपए की जॉब छोड़ दे। तो रियल एस्टेट का जो हमने सुना है वो बहुत बढ़िया नहीं सुना। आपको क्या लगता है, आपकी जो टीम है, आप हैं, आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है? देखो सर, सबसे बड़ी चीज़ तो हमें ये लगती है कि जिस कंपनी के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं वो एक लीगलिटी के साथ में काम करते हैं, जेडीए और रेरा फूड में काम करते हैं। तो रिश्तेदारों वगैरह ने किसी ने मदद नहीं की? नहीं, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया उस दौरान। तो जयपुर में भी जो महिंद्रा सेज वगैरह एरिया, ये कई एरियाज हैं जिसमें बढ़ोतरी हुई, आपका वहाँ उनके लिए क्या कहना है? आज जयपुर से अपन बात करें तो अपनी अजमेरी गेट से लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है सेज का एरिया। वहाँ पे रेटें आज 35, 30, 40 की रेटें पहुँच चुकी हैं। तो इन्वेस्टर नहीं, एंड यूजर जा रहे हैं वहाँ पे। इन्वेस्टर का बजट होता है 20 से 25 लाख रुपए तक का। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन मुश्किल रास्तों को अपनी मंजिल बना लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कर्ज के बोझ के साथ गांव छोड़ा लेकिन हार नहीं मानी, जिसने हालातों के आगे झुकने के बजाय खुद को और मजबूत बनाया, दहेज जैसी परंपराओं को ठुकरा कर अपनी सोच से समाज को एक संदेश दिया। ये सफर आसान नहीं था। 100 बार कोशिश करने के बाद भी जब एक भी सौदा ना हो तब भी हिम्मत न हारना और जीवन चलाने के लिए ओला बाइक चलाना, ये सिर्फ संघर्ष नहीं, ये जुनून की कहानी है। एक छोटे से गांव से निकलकर बड़े सपनों तक पहुंचने की ये यात्रा हमें सिखाती है कि अगर इरादे सच्चे हों तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान प्रमोद चौधरी जी से और जानते हैं उनके संघर्ष, उनके फैसले और उनकी सफलता के पीछे की असली कहानी। और आपने जो पॉडकास्ट को प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो प्रमोद जी से मिलते हैं। नमस्कार प्रमोद जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। मतलब आपने जैसे रियल एस्टेट का अभी आप काम कर रहे हैं, काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, इससे पहले भी आपका स्ट्रगल तो काफी रहा। हाँ। तो उसके बारे में अपनी जो शुरुआती, आप आज की डेट में तो आप सफल व्यक्ति हैं, लेकिन जब शुरुआत थी तो उसमें आप क्या थे, क्या किया, उसके बारे में कुछ बताइए ना। देखो, शुरुआत ऐसे कुछ था कि मैं गांव से रहने वाला आदमी हूँ, एक किसान का पुत्र हूँ। तो हमारे वहाँ खेती होती थी और खेती में आपका गांव कौन सा है? मेरा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसावता गांव है मेरा। बसावता गांव। अच्छा। तो वहाँ पे पानी है नहीं हमारे वहाँ पे इतना खेती के लिए पानी अब कम हो गया धीरे धीरे जाते। तो ये था कि कुछ बाहर करना है बड़ा, तो निकलना है। तो गाँव से तो हमारे जाटों का पता है कि शादी ब्याह भी नहीं होते अगर कुछ काम धाम नहीं है तो, लोग नहीं है तो। ये सभी कास्ट में है सर। हाँ, सभी में ही आ गया लगभग। चौधरी या ऐसे नहीं, सभी कास्ट में। अब तो ब्राह्मण बनी है, सब कास्ट में है। फिर वहां पे लोग बोलने लग गए सबकी कुछ कर नहीं रहा, बैठा है वेला। तो वहां से निकलना था गांव से। तो एक दिन अचानक ऐसे ही प्लान बना लिया और सुबह वहां से बैग लेके निकल लिए, 2 कपड़े जोड़े और वहां से निकल लिए कि कुछ करके आएंगे, अब तो कहीं भी जाए। तो जयपुर ही नजदीक लगा मुझे वहां से। तो एक सुबह बस निकलते हमारे वहाँ 5 बजे जी। तो वहां से मैं जयपुर आया। जयपुर में फर्स्ट टाइम आया उस टाइम। किस सन की बात है ये? 2018। अच्छा। तो सितंबर की बात है ये, सितंबर 2018। जी। तो मैं किसी को जानता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम आया मैं। तो जयपुर में देखेंगे जैसे जैसे गुजारा होगा। तो मैं घूमते घूमते एक दिन रेलवे स्टेशन पे हमने गुजारा किया। रात को मैं वहाँ का एक दोस्त को कॉल किया मैंने कि यार जयपुर में आ गया ऐसे ही, और आजा तू भी कुछ करते हैं अपन साथ में। तो हमने एक रूम लिया मालवीय नगर के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर। वहाँ पे हमने रूम के अंदर रुके और हमने फिर जॉब की तलाश करी। लगभग 2-2.5 महीने हमें वैसे जॉब की तलाश में निकल चुके थे जी। जॉब मिल जाएगी, कुछ करेंगे अपन जी। 2 महीने बाद में कुछ एक जॉब मिली मुझे। 7,000 रुपए मेरी पहली सैलरी रही उस टाइम। अच्छा, 2018 में 7,000 रुपए सैलरी मेरी पहली। नहीं, इससे पहले आपने कर क्या रखा है? मतलब गांव मैंने तो किया क्या, मतलब पढ़ाई वगैरह? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। बीए ग्रेजुएट है। हाँ। अच्छा, जी।
हाँ, तो फिर 7,000 की सैलरी पे आपने काम शुरू कर काम शुरू कर दिया। जी। लेकिन 7,000 से वो काम चलना नहीं था, क्योंकि पहले जब जयपुर गांव के से खर्चे निकले ज्यादा हैं सर। खर्चे भी ज्यादा है और कर्जा भी था पहले। उससे अच्छा, पहले आने से पहले 8-9 लाख रुपए का कर्जा भी था मेरे को। ये किस खुशी में कर लिया सर? ये पहले घर पे कोई इनकम था नहीं, सिस्टर की शादी भी करी थी अच्छा, उस दौरान, तो वो कर्जे उसमें हो गए थे पहले। जी जी जी। और एक पहले मैंने कुछ काम स्टार्ट किया था, तो उसमें भी कुछ नुकसान हुआ था। एक कॉल सेंटर स्टार्ट किया था वहां पे झुंझुनू में, अच्छा तो उसमें भी मुझे लॉस हुआ था 3-4 लाख रुपए का, वो भी लॉस था मेरे साथ। अच्छा, 8-10 लाख का कर्जा लेके आप जयपुर पहुंच गए। हाँ, तो पिताजी वगैरह? पिताजी खेती का काम करते हैं। तो वो कर्ज आपको ही चुकाना है? कर्ज खुद को चुकाना था, क्योंकि इनकम सोर्स कोई और था भी नहीं जी जी उसको जी। देखते हुए। तो वहां से जॉब स्टार्ट कर ली। फिर ये था कि कुछ यार और करें, क्योंकि 7,000 रुपये में जयपुर में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। रेंट पे करो, फिर ये चीजें लगाओ, तो उसमें नहीं चल पाता काम। जी। टाइम ये था कि कुछ और अलग देखेंगे अपन और विचार करेंगे, तो हमने कुछ और सोचते रहे, साथ साथ में करता रहा जॉब। ऐसे करते करते मुझे लगभग 8-9 महीने निकल चुके थे उस जॉब में। 7,000 सैलरी 7,000 में सैलरी। आपको रहना है, सब कुछ करना है, हाँ, तो घर भी भेजना होता हो? घर भी भेजना होता था उस दौरान। तो मैंने उसी के साथ में घर भेजने के दौरान उसमें मैंने एक थोड़ा सा एक वो रिस्क की दौर है, मतलब कि भगवान करे किसी के साथ वो ना आए ऐसा समय। जी जी। मैंने एक बाइक रेंट पे ली, ओला की बाइक। तो आपके पास बाइक नहीं थी क्या? बाइक नहीं थी मेरे पास, पैदल ही मैं सफर 8-9 महीने आप पैदल ही घूमते पैदल थे? ही मैं सफर करता था। कहीं पे मेरा भी जाना या ऑटो या बस से जाते थे या? ऑटो बस का पैसा नहीं था, बस पैदल ही सफर करता था मैं। लगभग 4-5 किलोमीटर का सफर जो होता था, जहाँ भी जाना पैदल ही? पैदल ही। जी बड़ा इमोशनल पल था मेरे लिए वो, जब मैंने 1 साल तक वो बाइक सर्व की थी उस टाइम में। जी। मुझे 200 रुपये पे करना होता था बाइक ओनर को, उसके डे? बाद पर डे। जी। और बाइक चलाने के लिए मुझे सुबह 5 बजे निकलना पड़ता था। हाँ। कभी सवारी मिले या नहीं मिले, वो भी एक रिस्क था। वैसे भी आना पड़ता था। तो आपने ओला बाइक चलाई उस समय? ओला बाइक चलाई मैंने उस दौरान। 200 रुपये पर डे में? 200 रुपये पर डे में पे करता था मैं। उसमें मुझे 400 या 500 रुपये पर डे की इनकम हो जाती थी। अच्छा। लेकिन वो घर पे भी भेजना होता था, 10-12 हजार रुपये उसमें बन जाते थे। 7,000 रुपये सैलरी होती थी, 20-22 हजार रुपये ऐसे काम चल रहा था जी। तो एक वाक्य हुआ, एक दिन मैं एक शख्स थे, उनको लेके आया सिंधीगाम से, हम्म। ओला बाइक के ऊपर है सुबह सुबह। हाँ। वो एक कंपनी के अंदर थी, लोमोसो, गुजरात की कंपनी थी, सॉफ्टवेयर सीआरएम के अंदर। उस कंपनी के अंदर वो एचआर हेड थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार प्रमोद, पढ़ा लिखा लड़का है, जाटों का लड़का है, क्या कर रहा है तू? बोले ये तेरे लेवल का काम नहीं है, लेकिन मैं घर चलाने के लिए सर करना पड़ता है। तो मैंने उस दौरान वो जो उन्होंने बोला कि एक विजिटिंग कार्ड लो मेरा, और मेरे पास आप मिलना आके वैशाली में। वैशाली में ही ऑफिस था हमारा उधर। जी। तो मैंने वो जॉब स्विच की वहां से, और वो जॉब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो सर्विस में था मेरा पार्ट यहाँ। लगभग मेरी सैलरी जो थी हमारी 32,000 रुपये सैलरी रही उस दौरान। 32,000? 32,000 जिनके पास आपने शुरुआत की काम की? हाँ। फर्स्ट सैलरी 32,000? 32,000। अच्छा अच्छा। फिर मैंने उस टाइम ओला बाइक को छोड़ दिया, स्विच कर दिया जॉब स्टार्ट होने के बाद में, और थोड़ा अपने आप को एस्टेब्लिश करने लग गया। जी। फिर मैंने लोन लिया बैंक से, क्योंकि कर्जा भी देना था मेरे को। लोग मांगने वाले कॉल करते थे, रोज कॉल आने लग गए थे उनके, तो उनको तो रिश्तेदारों वगैरह ने किसी ने मदद नहीं की उसमें? नहीं, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया उस दौरान। करना सबको खुद को ही था उस दौरान। तो उसमें फिर मैंने लोन लिया बैंक से 5-6 लाख रुपए का। उस लोन की ईएमआई बनाई मैंने, 8,000-10,000 रुपए की ईएमआई बनी थी जी। पर्सनल लोन था वो, किसी एनबीएफसी बैंक से। फिर वो मैंने पे करना स्टार्ट किया उसको जी। और वो दौरान लगभग साल भर का समय लगा। उस दौरान जयपुर में एक साथी थे, रिलेटिव बोल सकते हैं, या मेरे वो सीनियर भी हैं। तो उन्होंने बोला कि सतीश जी नाम है उनका, तो बोले यार कुछ बड़ा करे प्रमोद। वो भी जॉब करते थे मार्केट की। बोला इससे काम चलेगा नहीं, ये ईएमआई पे कर लेंगे और खर्चे निकल जाएंगे भाई इससे, और कुछ नहीं होना। तो बोले यार कुछ और तलाश करें अपन, बड़ा कुछ बड़े की तलाश में हम घूमते थे रोज। उन्होंने एक दिन शाम को कॉल करते हैं वो मेरे को 6 बजे के आसपास, बोले कहाँ है भाई? अभी तो मैं जोटवाड़ा हूँ यार। तो बोले एक बार मेरे को मिलना है तेरे से। वो कल मिलने अपन, बोले नहीं आज ही मिलेंगे शाम को। उनको भी वो एक्साइटेड थे कि मैं बताऊं ये चीज जिसको भी। अच्छा। हाँ। क्या चीज थी? रियल एस्टेट के बारे में, गोकुल अच्छा। के बारे में। अच्छा। फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को बुलाया, बताया मेरे को शाम को उन्होंने। जी सर। बोला ऐसा ऐसा काम है। तो उस पे उन पे क्या ट्रस्ट करते थे, वो रिलेटिव थे, मेरे कजन ब्रदर थे वो, और हाल ही में मेरे साडू भी वही है। अच्छा। तो उन पे ट्रस्ट करते थे लोग। तो सतीश जी चौधरी है? सतीश जी चौधरी है जी। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया उस दौरान और ये बताया। तो मुझे भी लगा कि यार देखो, मेरा सवाल यही था कि यार रियल एस्टेट पॉसिबल नहीं है चीजें, और वो भी सेल्स नहीं होगी, कभी भी सेल्स नहीं किया हुआ,
रियल एस्टेट तो कभी खानदान में किसी ने नहीं किया, अच्छा। ना प्रॉपर्टी खरीदी ना बेची किसी ने भी, हाँ, हाँ, तो मुझे तो दूर दूर तक नहीं होगी चीजें। हाँ, हाँ, तो मैंने उनको 2-3 महीने ऐसे घुमाया हाँ, कि मुझे यार पॉसिबल नहीं है चीजें ये। फिर उन्होंने बोला कि कर लेगा तू, मेरे को विश्वास है, हाँ, अगर कुछ बड़ा करना है मुझे ये पता है कि तू कर लेगा, इतना विश्वास मुझे है। तो बोला यार तू जॉब छोड़ दे, 32,000 रुपए की जॉब छोड़ना है? छोड़ दे। अरे सर बहुत ही कमाल कर दिया। फिर उनका फिर ये छोड़ी सब, आपने जॉब? हाँ मैंने जॉब छोड़ी। उनका एक ये भी कहना था कि ये काम कर सकता है, तो साथ साथ दोनों काम कर ले, जॉब भी कर ले ये भी कर ले पार्ट टाइम में। हाँ, लेकिन मेरा एक माइंड सेट था कि नाव पे सवार होकर काम नहीं कर सकता इंसान कभी भी। अगर करना है तो एक ही काम करेंगे। तो मैंने उन्हें ही बोला कि यार दो तो नहीं करूंगा मैं, करूंगा तो एक ही काम करूंगा मैं। तो मैंने 2020 में जनवरी में लास्ट में मैंने स्विच कर दिया, वहां से रिजाइन कर दिया। और वो एक वाक्य भी कैसा हुआ, रिजाइन करने के बाद में मैंने 1 साल वहां पे जॉब की मैंने। तो उन्होंने मना नहीं किया? मना किया उन्होंने। हाँ, जिन्होंने जॉब दिलाई उनका कॉल आया, प्रमोद मत कर यार ये रिस्क रहेगा। हाँ, मेरे कलीग्स से साथ में उन्होंने मना किया, प्रमोद मत कर, बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है, हाँ, दोबारा पॉसिबल नहीं होगी भाई ये, जी जी जी। क्योंकि इतने हाथ पैर मार के तू यहाँ तक पहुंचा है, नहीं मिलेगी कहीं भी जाएगा। 32,000 उस समय बड़ा अमाउंट था। बड़ा अमाउंट था मेरे जी, लिए भी सब जी, के जी। लिए। फिर मैंने उनको बोला कि यार बोल नहीं, जॉब नहीं करूंगा मैं अब। तो जो एक ग्रेस पीरियड होता है, ग्रेस पीरियड देते हैं कंपनी कोई भी, आपको ऑफर लेटर चाहिए तो मैंने वो ग्रेस पीरियड भी 1 महीने का नहीं लिया वहां से। और मैंने जो हैंडओवर किया उनको, जो लैपटॉप या जो भी चीजें मेरे पास प्रोडक्ट थे कंपनी के, वो मैंने उनको हैंडओवर किया और वहां से क्विक करके आ गया मैं। तो मैंने ऑप्शन नहीं रखा पीछे, अगर ऑप्शन आपने खत्म ही कर दिया? खत्म ही कर दिया जॉब का। और वो कर्जा आपका अभी भी खड़ा है? कर्जा अभी भी खड़ा, ईएमआई मेरे को अभी भी जा रही है उसकी। और आपने जो जॉब थी वो छोड़ दी? जॉब थी वो छोड़ दी। फिर मुझे यहाँ पे फिर मैंने वो कर दिया, उसके बाद में कोई जॉब मिलनी नहीं दोबारा मेरे को। हाँ, यहाँ मैंने स्टार्ट किया काम। स्टार्ट करने के बाद में मुझे लगभग कोविड आ गया, मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया था, 3 महीने लॉकडाउन में चले गए। 1 जून से मैंने दोबारा स्टार्ट किया काम जी। तो घर पे जाते फिर बोले घर वाले कि जो लॉकडाउन के अंदर सैलरी मिल रही थी लोगों को जी 50%, तो घर वालों ने बोला कि तूने जॉब क्यों छोड़ी, हाँ, अब क्या करेगा, कैसे करेगा काम, क्योंकि घर पे पैसा देना होता। जी। तो बोले कैसे करेगा, क्या करेगा, नहीं होगा तेरे से। खुद भी मन में लगने लग गया कि यार भगवान ने ये क्या किया कि जॉब छोड़ती यहाँ पे ये कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया। फिर आए लॉकडाउन के बाद में, लेकिन खुद भी ये था कि करना है कुछ, बस यही मन में एक विचार था। लेकिन मन में आपका जो आत्मविश्वास था वो एकदम सुटेबल था कि भाई ये करना ही है? हाँ करना ही है ये क्योंकि जॉब के अंदर ना तो वो अचीवमेंट पकड़ पाते हैं, क्योंकि मैंने जॉब के अंदर वो मैंने बताया नहीं आपको, बाइक परचेज की थी मैंने एक। अच्छा। तो सेकंड हैंड बाइक ली थी मैंने 12,000 रुपए में अपनी ये 32,000 की जॉब में ज्वाइन करने के बाद जी 12,000 रुपए में ली बाइक। उसका भी 2 मंथ में पे किया था मैंने 6,000 रुपए करके भी। अच्छा। क्योंकि आज तो आप फॉर्च्यूनर चलाते हैं शायद? हाँ आज फॉर्च्यूनर है, 3 गाड़ियां हैं मेरे पास उसमें। अच्छा अच्छी बात है। तो फिर आगे सर? फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया कारवां। लॉकडाउन के आने के बाद में मास्क लगा के डोर टू डोर है, जैसे लोगों से मिलना था, और मैंने बहुत प्रयास किया था। लगभग मेरी उस दौरान 100 विजिटें हुई थी पर्सनल। अच्छा। और एक भी डील नहीं थी मेरी, साल भर का जो सर्विस छोड़ दी और इसमें कोई डील नहीं? किस्त वगैरह, इंस्टॉलमेंट वगैरह वो दोस्तों से किसी से उधार ले लेके दोबारा कर्जा कर लिया वो। अच्छा, इधर इंस्टॉलमेंट के लिए कर्जा बढ़ता गया? हाँ, रहने के लिए और इंस्टॉलमेंट के लिए, दोनों के लिए कर्जा बढ़ता गया। फिर उस दौरान विजिट करवानी, खुद को हैंडल करना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है कुल मिला? हो गई मेरी शादी? नहीं, उस दौरान नहीं हुई थी मेरी। मतलब जब आप स्ट्रगल कर रहे थे शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई थी उस दौरान। अच्छा, हाँ। मतलब आपकी शादी कब हुई? 2023 नवंबर में। अच्छा, 2-3 साल पहले? 2 साल पहले ही अभी है। हाँ। तो शादी में आपने जो शादी है वो परंपरागत तरीके से की या क्या? शादी का परंपरागत तरीके से पूरा परंपरागत। और अरेंज मैरिज थी आप? अरेंज मैरिज, मैंने जयपुर से ही की थी शादी भी। अच्छा, तो सर शादी में आपने फिर ये परंपरागत तरीका तो वो होता है कि जैसे लोग दहेज भी लेते हैं, देते हैं, तो परंपरागत अपना ये आपका सवाल अच्छा था सर जी। लेकिन मैंने शादी में खुशी होगी सुन के कि मैंने दहेज नहीं लिया। अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्या बात? हमारे अपने शेखावाटी के अंदर ज्यादातर ये चलता है कचौड़ा। हाँ। अगर लड़का कुछ कमाने लग जाए ना 20, 30, 50 हजार रुपए,
तो लड़के वाले बोलते हैं कि लड़की क्या दोगे हमें, कचौड़ा चाहिए 1,50,000 रुपए, 51,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 11,000 जो भी है। लेकिन मैंने 1 रुपए नारियल की डिमांड करी थी। अच्छा, 1 रुपए नारियल लूंगा, ना कोई सामान, ना कोई फर्नीचर, ना कुछ भी। कुछ भी नहीं लिया आपने? कुछ भी नहीं लिया मैंने। इसके पीछे रीजन क्या, आपने क्या सोच रखा था? सर इसके पीछे रीजन ये था कि जैसे बेटी पैदा होती है, जी हमने गांव में बहुत बार देखा है, जी तो उसका कोई जश्न नहीं मनाते, जी, और बेटा होता है तो उसका जश्न मनाते हैं, प्रोग्राम करते क्या हैं, सब बात कुछ। कही है, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़की क्या लगती है जब पैदा होती है तो पिता के ऊपर एक बोझ सा बनता है कि मुझे इसकी शादी करनी है, उसके लिए खर्चा लगेगा, तो वो एफडी करता है, प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है वो अपने अपने सपनों को मोस के। तो मेरा यही था कि किसी बाप को बेटी बोझ ना लगे। बहुत बढ़िया सर, क्या कमाल की बात कही। और इसके पीछे और कानून भी है, कानून की तो मान्यता होती है। मान्यता है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर। तो आपने शादी में कुछ दहेज वगैरह कुछ नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया। और जीवन यापन करने के लिए आपने बाइक चलाई? बाइक चलाई मैंने। तो इससे जुड़ा हुआ और कोई वाकया, जैसे आपका स्ट्रगल का दौर रहा, रिश्तेदारों ने मदद नहीं की और काम परेशानियां बढ़ती रही, विजिट हो नहीं रही थी, तो आपने फिर धैर्य रखा कैसे? ये बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम कह सकते हैं हम, मुश्किल दौर था। मुश्किल दौर जी। ये सवाल आपका अच्छा था सर। उस दौरान क्या है कि धैर्य इसीलिए था क्योंकि कर्जा था एक तो जी, मैन तो वो रीजन वही थी। जैसे अपन बोलते हैं कि आपके पास अगर सपना कोई हो, टारगेट कोई आपका हो, उसे पूरा करने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो मेरा यही था कि मुझे कर्जा मुक्त करना था अपने आप को। अच्छा। कर्ज मुक्त मैं जॉब से बिल्कुल भी नहीं कर पाता अगर 30-32 हजार की जॉब करता तो इसलिए आपने सतीश जी की बात मानी और रियल एस्टेट में आ गए। हाँ। कर्ज मुक्त फिर कब हो मैं 2022 में कंप्लीट कर्ज मुक्त हो चुका था। अच्छा, लोन सब EMI वगैरह सब? मैंने 21 में गाड़ी परचेज की थी, पहली स्विफ्ट। अच्छा। 2021 जनवरी में जी। वो भी एक था दौर। फिर उसके बाद कंपनी में कुछ क्राइसिस आए थे जीएसटी वगैरह को लेके, हाँ जो भी, हाँ हाँ। तो उसमें समय के दौरान कुछ दोबारा काम रुका। अच्छा। मैंने जब अचीवमेंट लिया है, कुछ भी किया, हाँ। उस दौरान कुछ ना कुछ स्टेब्लिश आया है लाइफ के अंदर। हाँ। वो प्रकृति एक इम्तिहान लेती है कि कितना रुकते हैं उसे। फिर आपका कर्ज हो गया पूरा? कर्ज पूरा हो गया मेरा। अब आपने क्या सोचा? आप तो खुद अभी युवा हैं, मेरे हिसाब से 30-32 साल के हैं। 32 साल की एज है मेरी। इस एज में आप कर्ज मुक्त हो गए, तो फिर कर्ज मुक्त होने के बाद में आपका टारगेट क्या था? आपने कोई टीम वगैरह कुछ बनाई? टीम बनाई मैंने सर, लगभग मेरे 150 लोगों की टीम है। तो वो 150 टीम जो मेंबर्स हैं, उनको मोटिवेट वगैरह कैसे क्या करते हैं आप? सर महीने में जैसे हम 1-2 मीटिंग रखते हैं, मैं टीम के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ एनी टाइम में। जब भी कोई समस्या या कोई भी चीज आती है, नई चीज उनके लिए जब भी लगता है मुझे कि उनको हर एक कदम के लिए जरूरत पड़ती है, वो चाहे अजमेर हो, कोटा हो या मुंबई हो या जयपुर हो, कहीं भी हो, तो मैं उनके लिए एनी टाइम तैयार रहता हूँ। और हम मीटिंग रखते हैं, प्लान करते हैं, महीने में 2 मीटिंग होती है टीम के साथ में। अब सर जैसे आपने रियल एस्टेट में आपका हो गया करीब 5-6 साल का अनुभव। 6 साल हो गए मुझे। तो अभी आप रियल एस्टेट में जो काम चल, रियल एस्टेट वाले कई लोग तो अजीब से होते हैं, जैसे सोसाइटी पट्टे लोगों को 4 बार बेच देते हैं। तो रियल एस्टेट का जो हमने सुना है वो बहुत बढ़िया नहीं सुना। आपको क्या लगता है, आपकी जो टीम है, आप हैं, आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है? देखो सर, सबसे बड़ी चीज तो हमें ये लगती है कि जिस कंपनी के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं, वो एक लीगलिटी के साथ में काम करते हैं। अच्छा। साफ सुथरा काम होता है। अच्छा। जेडीए और रेरा अप्रूव्ड में काम करते हैं। हाँ, रेरा अप्रूव्ड तो फिर मिलता ही उन्हीं को है जो एकदम साफ सुथरा काम होता है। जी जी। हमारे यहाँ पे लगभग 13.5 साल कंपनी का हो गई, कोई चीटिंग या कोई केस मुकदमा नहीं हुआ पहले बार जी। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट से रिटायर्ड है, आर्मी से रिटायर्ड है, सूबेदार से भी रिटायर्ड है, और एक मतलब कि 45-55 एज के भी लोग काम कर रहे हैं, तो सहारा में बड़ा बड़ा काम कर चुके हैं पहले। ऐसे भी मेरे साथ में क्लिक जुड़े हुए हैं। हाँ। जब मैं पैदा हुआ तब से उन्होंने सेल्स स्टार्ट कर दी, वो भी मेरी टीम के अंदर जुड़े हुए सदस्य भी। अच्छा। तो एक फील होता है कि अच्छे कि कुछ पिछले जन्म के पुण्य किए हुए हैं कि इन लोगों के साथ सहारा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, आज तक हमने किसी भी प्लॉट को सेल किया है, ग्राहक को जो बोली है चीजें, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है, एक एक पैसा उसके। तो आपका कहने का मतलब है कि रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। हाँ, और वो आपने रखी है। वो रखी है। मान लीजिए कि आपने इतना अनुभव रखा है, 5-6 साल 7 साल जो भी रियल एस्टेट में, अब आपको क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट एरिया है या कौन सा बेस्ट जिला है या कहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो सर, मैं एक चीज मानता हूँ, मैंने जो 6 साल का अनुभव है रियल एस्टेट का, इसको देखते हुए कि जब वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां शहर बढ़ने की संभावनाएं हो।
अच्छा। जहाँ ग्रोथेबल हो कुछ चीजें, ऑलरेडी जहाँ की ग्रोथ की संभावना है। जैसे अपन बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर आज स्टेब्लिश है, जी। ग्रोइंग से ग्रोथ की तरफ जा रहा है वो पूरा। तो आज जयपुर में इन्वेस्टर नहीं आते, एंड यूजर आएगा आज जयपुर में। इन्वेस्टर फोकस करता है कम क्या रेट बात के, है, एंड यूजर आएगा जी। एंड यूजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्टर वहां जाना पसंद करेगा जहां रेटें कम है। तो राजस्थान की अपन बात करें तो जो ग्रोथ की संभावना है वो कोटा शहर की होगी। अच्छा। जिसे शिक्षा की नगरी बोलते हैं, और वहां पे बहुत सारी संभावनाएं हैं ग्रोथ की अभी। तो कोटा में आपको क्या लगता है, आप कभी रहे हैं कोटा? हाँ सर, कोटा में गया हूँ। तो वहाँ के लोग कैसे हैं? देखो वहाँ के लोगों का जो रहना है, जो वो है ना कल्चर, हाँ। वो एक मिलनसार लोग है, वो मिलजुल के रहने वाला। अगर आप उनको ट्रस्ट दिलाते हैं हाँ। तो वो आपको सपोर्टेबल करेंगे। सपोर्टिव नेचर है। सपोर्टिव नेचर है, अपना फील होता है वहाँ हाँ पे हाँ कि अपने लोग हैं यार ये। हाँ हाँ। अगर वहाँ आप लीगलिटी की तरफ जाते हैं, आप किसी भी चीज को लेके जाएंगे सेल्स के लिए या कोई भी चीज, कि ये चीज मैं सेल करने आया हूँ या ये है, तो अगर लीगलिटी पूरी है तो आप पूरा ट्रस्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे मार्केट में जाने के लिए। अच्छा, एक एक क्वेश्चन ये है, आप इन्वेस्टर कौन बन सकता है? दो चीजें हैं इन्वेस्टर, मैं इसको और क्लियर करता हूँ। इन्वेस्टर एक तो वो जिसके पास अथाह पैसा पड़ा है, उसने कहा यार वो बढ़ रहा है तो अपना पैसा लगाएंगे कहाँ, वहां लगा देते हैं, खत्म। और एक वो इन्वेस्टर जो जिसको ईएमआई भरनी पड़ेगी, लेकिन वो इन्वेस्टर तो है ही है। हाँ। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से आप किसको बेस्ट मानते हैं ताकि उसके भविष्य को और निखारा जा सके, सुखद बने? तो आपको क्या लगता है इन्वेस्टर किसको प्रीफर देते हैं, ज्यादा बनना चाहिए आपके हिसाब से? सर ईएमआई जो पे करता है ना, उसे इन्वेस्टर ज्यादा बनना चाहिए, मेरा मानना ये है। अच्छा। क्योंकि वो एक छोटी पूंजी लगा के ना बड़ी पूंजी जब उसको मिलती है, बच्चों की शादी या जो भी प्लान करता है वो एजुकेशन के लिए, वो एक बैकबोन की तरह काम करता है। जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा पड़ा है, उसे इतनी नीड नहीं होती, वो ऐसी लोकेशन पे नहीं जाएगा जब कम रेट में उसे माल मिले। तो उनको कैसे कन्विंस करते हैं? जैसे किसी की लिमिटेड, जैसे आपने बताया 32,000 इनकम है आपकी, अब 32,000 में से मान लीजिए 15,000 या 10,000 ईएमआई अगर कोई भरे, तो फिर मैनेज कितने टाइम तक करना पड़ता है? 10-8 साल तो 10-12 साल का होता है उसका हाँ। टर्नओवर। लेकिन रियल एस्टेट में मैंने जो देखा है पिछले 5 साल में, जी। अगर अपन बात करें कोटा की भी बात करते हैं, तो अगले 2 या 3 साल में 2028 तक कोटा में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, उसका 3 गुना रिटर्न मिलने वाला है। ऐसा मतलब संभावनाएं है ऐसी मार्केट की। हाँ हाँ। देखो रियल एस्टेट, मेरा मानना ये है कि प्रॉपर्टी हर शहर को देखे हर 10 साल बाद में एक पॉइंट आता है, टर्निंग पॉइंट। मतलब आपका अनुभव ये है कि आज अगर कोई भी, जैसे मैं खुद हूँ, मैं अगर कोटा में प्लॉट लेता हूँ तो संभावना ये है कि 3-4 साल के अंदर अंदर 2-3 गुना बढ़ सकता है। 2-3 गुना बढ़ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट कोटा के हिसाब से, क्योंकि अभी एयरपोर्ट आ रहा है, काफी कुछ संभावनाएं, ये औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं, जैसे इसमें अपना और कई हॉस्पिटल वगैरह भी बने, एरोसिटी भी सुना है, एरोसिटी भी आ रही है वहां पे। और फिर शहर इतना बड़ा हुआ नहीं है, 15 किलोमीटर के टोटल एरिया के अंदर कोटा शहर बसा हुआ है। अच्छा। हाँ, पूरा ही कोटा। हाँ। और कोटा एक ऐसा है, राजस्थान का पहला शहर है जो बत्ती फ्री है। हाँ, ये तो सुन रखा है मैंने, बत्ती फ्री है। बत्ती फ्री है, उसमें कोई रेड लाइट नहीं है। हाँ हाँ। वहाँ ग्रोथ की संभावना, इसलिए 7 वाटर पार्क है, वो सारी चीजें है कोटा के अंदर। तो अब आपने रियल एस्टेट में कर्ज मुक्त आप हो गए, आपने टीम बढ़िया बना ली, एज भी आपकी छोटी है, शादी कर ली आपने, शादी में भी आपने मतलब आदर्श शादी की है जिसके लिए अब आप जीवन में क्या अचीव करना चाह रहे हैं? अब आपका क्या मतलब ड्रीम है? सर ड्रीम तो ये है कि मैंने जब 2020 में ड्रीम लिखे थे मेरी डायरी के अंदर, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो सतीश जी ने ड्रीम लिखवाए थे उस टाइम जी। मैंने 10 ड्रीम डायरी में लिखे थे, तो सारे मेरे कंप्लीट हुए। और अब मैं जो ड्रीम लिखता हूँ, तो मेरी जैसे गाड़ियां हैं, मेरे पास ऑलरेडी 3 गाड़ियां हैं जी। 4 प्रॉपर्टी मैंने इन्वेस्ट कर रखी है, घर बना रखा है मैंने। अच्छा, यहाँ पे अब आपने घर बना लिया? घर बना लिया मैंने सर। अरे वाह, क्या बात है सर। अभी रिसेंटली मैंने बगल वाला प्लॉट भी परचेज किया है। अच्छा। मैं खुद ड्रीम लिखता था, शादी के बाद में मेरी वाइफ भी, धर्मपत्नी भी ड्रीम लिखने लग गई। अच्छा, वो हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है वो। तो अब जैसे एक तो आपने आपके लाइफ से जुड़ी सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी कि आपने स्ट्रगल किया, उसमें धैर्य रखा, सबसे बढ़िया बात। और दूसरी बात, आपने शादी की लेकिन उसमें दहेज नहीं लिया। तो आप समाज को भी कुछ संदेश देना चाहते हैं? सर मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप शादी करते हैं तो उसमें दहेज ना ले और ना दे। ये बात सही है। तो अपन आगे बढ़ाते हैं बात को कोटा में। तो कोटा में अभी किस क्षेत्र में प्लॉट परचेज करने चाहिए या मिल सकते हैं कम रेट में?
या मतलब रेट वाइज तो छोड़ ही दीजिए, मतलब बढ़िया प्लॉट हो, बढ़िया लोकेशन, क्या क्या लोकेशन मानते हैं कोटा में? सर मैं एक चीज मानता हूँ कोटा में, आज अपन जयपुर की बात करते हैं जहाँ बैठे हैं अपन, जी। तो जेलन मार्ग आज हॉट है जयपुर का। ऐसे ही बूंदी रोड जो है, कोटा की बूंदी रोड जो है वो हॉट एरिया बनने वाला है। कोटा बूंदी जो रोड है जी, उसी के ऊपर जो बना हुआ है, उधर ही आ रहा है, शंभूपुरा पे ही आ रहा है शायद। हाँ एयरपोर्ट भी वहीं आ रहा है। हाँ, एयरपोर्ट आ गया, बस स्टैंड आपका वहां पे आ गया, रेलवे स्टेशन नजदीक में आ गया, मार्केट पूरा वहां पे बसा हुआ है। तो इसके अलावा कोटा आपको क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है? सर कोटा इसलिए अट्रैक्टिव लगता है कि वहां पे एक खुला माहौल है जी, ग्रीनरी बहुत ज्यादा फोकस किया गवर्नमेंट का, ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। हाँ, यूं तो पानी है, ग्रीनरी है, बिजली की कोई कमी। हाँ, और वहाँ पे शिक्षा में थोड़ा सा अभी मार्केट डाउन आया प्रॉपर्टी का, लेकिन शिक्षा को बजाय औद्योगिक क्षेत्र में अब बहुत बड़ा बूम लेके आएगा कोटा में अभी प्रॉपर्टी को लेकर कभी कोई बूम वाला मामला नहीं आया था अभी, है ना, ज्यादा नहीं था। तो अब अगर प्रॉपर्टी का बूम आता है तो वो इन्वेस्टर्स को सीधा ही फायदा है, सीधा फायदा रहेगा। तो अब सर इस बारे में रियल एस्टेट में, जैसे अगर कोटा के साथ साथ हम ये बात करें तो जयपुर में भी तो महिंद्रा सेज वगैरह एरिया, ये कई एरियाज हैं जिसमें बढ़ोतरी हो रही है, आपका वहाँ उनके लिए क्या कहना है? सर महिंद्रा सेज में ऐसा है कि आज रेट इन्वेस्टर नहीं है वहां पे भी। आज जयपुर से अपन बात करें तो अपने अजमेरी गेट से लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है सेज का एरिया, वहां पे रेटें आज 35, 30, 40 की रेटें पहुंच चुकी है। तो इन्वेस्टर नहीं, एंड यूजर जा रहे हैं वहां पे। जी, अपन फोकस उसको आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टर का बजट होता है 20 से 25 लाख रुपए तक का, इतने में ही जाता है कि एम्प्लॉय में जाता है। जी 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 जी। तो ये एरिया तो अपने आप में ही ग्रोथ कर गया। जब हमने ज्वाइन किया 2020 के आसपास की बात है, यहाँ पे रेटें थी 8 से 10 हजार रुपए की रेटें थी जयपुर में मानसरोवर में, इसमें अपने महिंद्रा सेज के आसपास की। अब तो बहुत ज्यादा हो गई, 35-40 की रेटें सर वहाँ पहुंच नॉर्मली चल रही है। तो अब और बढ़ सकती है वहाँ पे? सर वहाँ बढ़ेंगी ना, अभी कंपनियां जो आ रही है 2027 तक का गवर्नमेंट ने टाइम दिया हुआ कंपनी को, जितनी कंपनियां वहाँ पे, तो उसके बाद तो सेज तो एक अलग ही लेवल पे जाएगा उसका। वहाँ पे भी जो जा रहे हैं वो एंड यूजर ही है? एंड यूजर ही जा रहे हैं सर अभी, इन्वेस्टर के साथ साथ एंड यूजर भी जा रहे हैं। इन्वेस्टर 50% है, बाकी एंड यूजर ज्यादा है उसमें 50%। तो आपकी पहली हवाई यात्रा? मैं लगभग डोमेस्टिक कर चुका हूँ 3-4 यात्रा, और 7 से 8 विदेश यात्राएं कर चुका हूँ मैं। तो विदेश यात्राएं मतलब ऑफिशियली या ऑफिशियली? अच्छा, सारी यात्राएं मेरी ऑफिशियली हुई अभी तक, जो भी विदेश यात्रा हुई। और सबसे बड़ा वाक्य ये है कि शादी के तुरंत बाद मैंने 5 विदेश यात्राएं की थी 6 महीने के दौरान। क्या बात है, ये तो अपॉर्चुनिटी है सर। धर्मपत्नी के साथ में सारी यात्राएं हुई थी ये हमारी। तो लकी है आपकी धर्मपत्नी। हॉबी आपकी क्या है? सर हॉबी बेसिकली तो मेरी क्रिकेट है। अच्छा, मुझे वो पसंद भी है, खेलना भी है और देखना भी पसंद है मुझे। बाकी हॉबीज की अपन बात करें तो नहीं है इतना, मेरा जो ड्रीम है वो बहुत है। हॉबीज में उसको मानता हूँ मैं जी, जैसे मुझे गाड़ी का शौक है जी, नई नई गाड़ियां लेके आना, परचेज करना, उनके राइडिंग करना उनकी, वो शौक है मेरा। दूसरा मुझे क्लॉथिंग में कपड़े का शौक है, कपड़े पहनने का, क्योंकि एक अभाव था उस दौरान। हमें कपड़े की जो चीजें थी वो पता है कि एक ड्रेस पहन के निकलना। जब मैं जयपुर आया तो एक ड्रेस में मैंने एक जोड़ी कपड़े के अंदर सर्वाइव किया हुआ है मेरा, एक जोड़ी में कपड़े में सर्वाइव किया हुआ है। क्या बात? उसे वॉश करना, उसे ही पहनना। कितने टाइम तक? लगभग 8 महीने तक। इसीलिए अभी आज मेरी अलमारी के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे सूट मिल जाएंगे, 15 से 20 सूट है, सारे ब्रांडेड। इसीलिए वो शौक है मेरे को, चाहे वो वॉच हो, शूज हो या क्लॉथिंग हो। तो आप अपने जीवन में आदर्श किसे मानते हैं? हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होता है कि यार वो आदमी है, या वो मेरे को उस जैसा बनना है। ऐसा कोई आदर्श व्यक्ति भी है आपके जीवन में? है सर। कौन? मेरे जो सीनियर है सतीश जी। अच्छा, मैं उनको आदर्श मानता हूँ। तो आपके साथ ही काम कर रहे हैं? साथ ही है मेरे वो। अच्छा, मैं उन्हीं कॉपी करता हूँ हर टाइम, एनी टाइम। जी जी। जब कोई भी चीज हो, चाहे टारगेट हो, अचीवमेंट हो, मैं उन्हीं के साथ कंपटीशन करता हूँ। आपका आदर्श भी वही है और कंपटीशन में मेरा उन्हीं के साथ ही होता है। जी जी, क्योंकि मैं उनको खुद का अपने आप में देखता हूँ मैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और फिर हाँ, इसमें जेडी अप्रूव्ड और रेरा, ये आप और क्लियर करिए ना सर। जेडी अप्रूव्ड और रेरा क्या होता है कि लोग कई बार सोसाइटी, जैसे मैं बताऊं, मेरे जीवन की जो 10-15 लाख रुपए पूंजी है वो बस उतनी है। अब मैं किसी फ्रॉड में फंस गया, यहाँ चीटर खूब घूमते हैं, तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई वहां पे एक तरह से, क्योंकि था वो सब मसाला वो ले गया।
तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये आपका सवाल सही था। इससे बचने के लिए ये है कि पहले अपने को पूरा वो होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा जी। क्योंकि जब गांव से लोग निकल के आते हैं तो उन्हें लगता है कि सस्ते में इन्वेस्ट करें। मुझे हम्म, सस्ता ना देखें, आप क्वालिटी देखें पहले उस चीज की। हम्म, आप पहले जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उस प्रॉपर्टी की लीगलिटी चेक करें, वो जेडी अप्रूव्ड है, वो रेरा अप्रूव्ड है जी। या नहीं है। आप जिस कंपनी से या जिस ब्रांड से आप खरीद रहे हैं उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कंपनी का। कंपनी का ओके। कि वो डेवलप करके देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि आजकल क्या होता है, जेडी अप्रूव्ड सोसाइटी में भी क्या होता है, आपको बोल देंगे यहाँ ये मिलेगा, पार्क मिलेगा, आपको मंदिर मिलेगा, कम्युनिटी हॉल मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं है सर हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, जैसे एमिनिटीज में लोग बाद में वो प्लॉट काट देते हैं। सोसाइटी पट्टों में काट देते हैं सर, उसको सेल करते हैं। हाँ हाँ जेडी अप्रूव्ड में भी नहीं मिलेगा आपको डेवलपमेंट सर। हाँ। ये तो हो रहा है, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है उसको। हाँ, तो अच्छी बात है, कंपनी का भरोसा हो या उस व्यक्ति का भरोसा हो। उस व्यक्ति का भरोसा होना जरूरी है। हाँ, किसी जिससे आप चीज की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, या तो वो आपके रेफरेंस के थ्रू आया हो या किसी से भी आपसे मिले हो, तब आप उससे प्रॉपर्टी परचेज करें, वो आपको सही नॉलेज। तो सुना है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो भी रेरा अप्रूव्ड होता है। हाँ, रेरा अप्रूव्ड होता है। पहले तो कोई भी बन जाता था, अब रेरा अप्रूव्ड होना जरूरी है। रेरा अप्रूव्ड के बिना काम ही नहीं कर सकते अभी तो। जैसे अभी मुंबई की बात करें अपन, महारेरा में, तो वहाँ तो एग्जाम वगैरह सब कुछ कर दिया है। हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट में अभी बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं एग्जाम इसके लिए, रेरा के लिए। रेरा के लिए। तो आप प्लॉट में जयपुर में आप कहाँ कहाँ काम करते हैं? हम जयपुर में करते हैं, अजमेर है, कोटा है और मुंबई है। मुंबई भी है? मुंबई भी है। मुंबई में भी प्लॉट अब क्या है, सस्ते हैं क्या है? प्लॉट्स इन्वेस्टर के हिसाब से सस्ते हैं सर। मुंबई 0.3 में, अच्छा। 1 और 2 में तो पूरा पैक है, 3 के अंदर पूरा वो है पनवेल वाला एरिया। पनवेल एरिया। हाँ। पनवेल एरिया। तो सर कुल मिला के बात ये है कि कोटा में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आदमी जो भी इन्वेस्टर है उसके लिए सबसे बढ़िया सुनहरा मौका है, अभी सुनहरा मौका है, अपॉर्चुनिटी है। अभी सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं। ये दो साल बाद में वो रेटें हाथ ही नहीं लगेंगे। जयपुर में जो हाल है ना, वही कोटा में होगा। सर बहुत बहुत आभार आपका, Thank you, sir. शुक्रिया जी, थैंक यू।